और तीसरा जो वेस्ट एशिया में जो इस समय हमास और गजा में चल रहा है। अगर दो इलेक्शन होने हैं और बैक टू बैक है लगभग, एक अभी खत्म होगा, उसके बाद दूसरे के एकदम वर्ष पे आप खड़े होंगे, और दूसरा जो वेस्ट एशिया में, उसमें किसी को नहीं पता कि वो कितना एस्केलेट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन अगर वो लिंगर ऑन भी करता है जैसे यूक्रेन वाला, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपके हिसाब से क्या बड़ा ज़्यादा रिस्क है और किसको अभी तक मार्केट ने प्राइस इन नहीं किया है? देखिए, मेरे ख्याल में तेल का दाम का बढ़त मार्केट को फुल्ली प्राइस नहीं किया है। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि सितंबर से जैसे ही ओपेक ने अनाउंस किया कि 3.3 मिलियन बैरल का शॉर्टफॉल होगा, ऑनकमिंग विंटर है, तो इमीडिएटली ऑयल तेल के दाम थोड़े 90 के आसपास चले गए थे। उसके बाद ये जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, उस चीज के ऊपर मार्केट ने अभी तेल के दाम के ऊपर उतना मैं दबाव अभी तक नहीं देख रहा हूं, मगर ये इनएविटेबल है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता है, अल्टीमेटली ऑयल सप्लाई चेन इंपैक्ट होंगे। और सेकंड बात इसमें है, जिसमें शायद अनुराग जी भी कुछ बता सकते हैं, कि अभी यूएस में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एकदम 1980s के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो अगले साल उनको लोकल गैसोलीन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिलीज करने के लिए उनके पास स्टॉक्स ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने वेनेजुएला से खरीदने की कुछ ये किया है, तो मार्केट शायद उसको डिस्काउंट करके तेल का दाम में एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। मगर अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई और यूएस ने अपना स्टॉक को रीफर्निश करने के लिए वेनेजुएलन ऑयल उनको इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऑयल अगर 90-100 पार करती है, तो मेरे लिए इंडिया के मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा भयंकर दबाव होगा, क्योंकि हेज फंड्स के लिए ये ऑयल प्राइस का राइज करेंसी में उसको इंपैक्ट करता है, उसको लॉसेस करेंसी के मूवमेंट के कारण आ जाती है। पिछली बार हमें देखा, कोविड के बाद से ही देख रहा हूं मैं, कि तेल के दाम के आउटलुक के ऊपर ये हेज फंड्स अपना शॉर्ट टर्म फ्लोस को कंट्रोल करती है, क्योंकि बाकी के इमर्जिंग मार्केट जो है, जहां पे सऊदी अरेबिया, रशिया, आप ब्राजील और उनको लीजिए, ये सब कमोडिटी एक्सपोर्टिंग, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, और इंडिया उसके ऑपोजिट 83% तेल को इंपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ा मेरा रिस्क जो है, एक पेंडिंग रिस्क जो मार्केट पूरी तरह मेरे के लिए प्राइस नहीं कर रही है, अभी भी एक कंफर्ट जोन में है इन टर्म्स ऑफ दैट, ये तेल का रिस्क है। तो वही मेरे लिए सेकंड जो बात, दिसंबर 3 को रिजल्ट आनी है, तो 1 महीने की बात है। मेरे ख्याल में जैसे भी वो रिजल्ट जाए ना, मेरे को डाउट नहीं लगता है कि मई इलेक्शन में क्या कोई एनडीए का नेगेटिव अभी तक कोई सोच सामने नहीं है, तो वो वाला रिस्क में अभी मार्केट में कुछ उसमें एक फैक्टरिंग नहीं हो रहा है, राइट। तो खाली मेरे लिए तेल का दाम सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग वाली चीज है इस चीज के ऊपर, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट, सेकंड चीज ये इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने डिस्कस किया, मगर याद रखिए कि एक हेज फंड बोरो करता है, क्योंकि वो मार्जिन ट्रेडिंग की तरह वो अपने पोर्टफोलियो को अगेंस्ट लेवरेज करके कैरी ट्रेड के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट करता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट मार्केट में बिल्ड हो गए, वो हेज फंड्स को कॉन्फिडेंस दिलवाएगी कि उनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्लोटिंग रेट पे ही होता है, कोई फिक्स रेट में नहीं देता है उनको। तो ये जो 6 महीने और 9 महीने का जो हेज फंड्स आउटलुक लेती हैं, उनके लिए ये राहत मिली है। तो वो फ्लो शायद इंडिया को जो डर था कि अगर एक रेट हाइक प्राइस होता तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती, तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाता, तो ये एक राहत मिला है, तो एक कंफर्टिंग फैक्टर है मेरे लिए फ्रॉम द हेज फंड फ्लो पर्सपेक्टिव। ओके मनीष जी, ये जो दोनों पॉइंट है, इसको मुझे आपसे भी समझना है। अभी सर्दियां बढ़ेंगी तो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड भी बढ़ने लगती है, और एसपीआर खाली है तो वो भरेंगे, ये सब लोकल फैक्टर्स प्ले अप होंगे धीरे धीरे। लेकिन एक तो जो वेस्ट एशिया में चल रहा है उस पर भी, और दूसरा ये जो इलेक्शन का रिस्क है, क्योंकि वो जेफरीज ने भी लिख भी दिया है, पता नहीं वो कितना कितना डिस्काउंटिंग वो लेके चल रहे हैं। आपके हिसाब से अपने मार्केट के लिए इन दोनों फैक्टर्स में क्या रिस्क है? मैं आपको 7-8 महीनों से लिख रहा हूँ इस चीज को, ज्यादा 10 महीनों से इलेक्शन पे। तो फाइनली इस बात पे एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन बिगिन हुआ है। देखिए, इलेक्शन का एक सिंपल एल्गोरिथम होता है, 70-80% इन एंटी इनकम्बेंसी और 20-30% इफ समथिंग यूनिक द गवर्नमेंट इज इनटू, है ना। अगर जैसे यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में है, तो कितना भी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट भी हारेगा। सिंपल रूल है, 300 सालों में सिर्फ 1 या 2 एक्सेप्शन है 250 सालों में। तो अगर इकोनॉमी हमारी बहुत खराब है, हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत खराब है तो मतलब राजा हारेगा,
और अगर राजा दूसरी या तीसरी बार लड़ रहा है, चौथी बार लड़ रहा है, तो भी हारेगा। तो इसलिए क्या है, अब इसमें क्या सर्टेनिटी नहीं। ऑफ कोर्स सामने हमारे पास में डेटा है कि मोदी जी पॉपुलर भी हैं और सामने इतना अच्छा फेस नहीं है शायद अभी तक, लेकिन इतनी निश्चितता होना कि नहीं राजा फिर से आएगा ही, ये गलत है। तो ये मैं आपको 8-10 महीनों से काफी लोगों को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सर्टन नहीं है जितना आप मान रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्शन पे मेरा बेसिक व्यू है कि मेरे को लगता है कि 2/3 प्रोबेबिलिटी में अभी भी इसी को असाइन करूंगा कि शायद एनडीए वापस आ जाए 230-240 सीटों के साथ में, और प्लस 30-40 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो एक बेहतर मैक्रो सेटअप होगा, पॉलिटिकल सेटअप होगा बनिस्बत इसके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो अलग डिस्कशन है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट सेटअप आता है 2004 जैसा या मिड 90s जैसा, पोस्ट नरसिम्हा राव जो हुआ था, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो पॉपुलिज्म वर्सेस प्रॉफिट वाला जो है, सोशलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म वाला जो है सेटअप, उसमें आप जब लैटर को चूज करते हो तो दोनों मल्टीपल्स भी रिड्यूस होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो 25-30%, 40% रिस्क है मार्केट में सरप्राइज की, जो सुनील जी ने बताया कि दिसंबर के अंदर आपको पहला आगाह मिलेगा उसका। तो मैं मोर और लेस सर्टेन हूँ कि एक नेगेटिव न्यूज भी आने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली बार मार्केट ठीक से प्राइस करने लगेगा। देखिए आप, है ना, जो मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं वो देख रहे हैं कि एक्चुअली इंडियन मार्केट का जो इम्पल्स है वो इतना पॉजिटिव नहीं है काफी महीनों से। अब आप पॉजिटिव न्यूज पे भी ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि 2022 का सेटअप आप देखिए कि आप कितनी तबाही हो रही थी चारों तरफ, फिर भी हमारी इम्पल्स बहुत पॉजिटिव थी। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो इलेक्शन जो है वो शायद थोड़ा बहुत प्राइस होने लगा है, और एक सब्सटेंशियल प्राइसिंग मेरे ख्याल से दिसंबर में होगी। इसको इस तरह से मानना कि नहीं इलेक्शंस डोंट मैटर, ये इस तरह का इलेक्शन नहीं है, ये मटेरियल इलेक्शन है, उसके ऊपर अलग डिस्कशन कभी करेंगे। दूसरा, मिडिल ईस्ट को लेकर के मेरा व्यू है इतना कि क्योंकि ऑयल का जो लिंकेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है और ईरान से है, और क्योंकि जिसको अब अमेरिकन एक्सिस ऑफ ईवल बोलते हैं कि चाइनीज बेड़े वहां खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ईरान से एनीवे ऑयल चाइना खरीद रहा है, तो एक बहुत बड़ी रिस्क है नहीं। सब्सटेंशियल एस्केलेशन अगर बहुत हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत बड़ी रिस्क ऑयल को नहीं है। ऑयल का मोटा मोटी रूल ये है नीरज कि 70-75% का जो ऑयल का मूवमेंट है वो डिमांड से ड्रिवन होता है, और 25-30% जो है वो जब कभी जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन हो तो उससे ड्रिवन होता है। तो ये बात सही है कि 25% जो चांस है जहां पर रिस्क एलिवेटेड है, तो वो मैं मानूंगा उस बात को कि वो पॉजिटिव सरप्राइज ऑयल को कर सकता है अपसाइड में। लेकिन क्योंकि हम इस बात को मान रहे हैं कि अब बहुत बड़ा दुनिया का, खास करके OECD जो 50% ऑयल को कंज्यूम करता है, वहां पे सब्सटेंशियल स्लो डाउन। हम यूएस पे डिबेट कर रहे हैं कि वहां रिसेशन आएगा नहीं आएगा, स्लो डाउन पे कोई डिबेट नहीं है। और यूरोप के अंदर एक आध छोटी कंट्री को हटाते हैं तो ऑलरेडी रिसेशन में है। चाइना इतना सब कुछ करने के बाद में उनका PMI जो अभी 2-3 दिन पहले नंबर आया था वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। तो मोटा मोटी हमारे देश के आसपास के दोष के अलावा जो बहुत सारी दुनिया में है, वहां पे ग्रोथ काफी कमजोर है। तो वो 70% डोमिनेट करता है इस डिसीजन को कि ऑयल का इम्पल्स क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑयल को ट्रेड करने के लिए आप सप्लाई के अंदर आपको कुछ नई न्यूज पता पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मैं कॉशियस रहूंगा। अपसाइड पे नहीं है, शायद ऑयल साल भर बाद में यहाँ से नीचे होगा डिमांड की वजह से। इंटरेस्टिंग, बहुत लेकिन बड़ा व्यू है ना नीरज, लास्ट पॉइंट, बड़ा व्यू मेरा पिछले 1.5 साल से यही कि बड़ा व्यू अगर आप 5 साल का व्यू लेंगे तो इस ऑयल जो है लाइकली हायर लोज एंड हायर हाइज बनाएगा। यानी कि बहुत मंदी में, जैसे पिछली बार जब मंदी हुई थी तो हम जीरो से नीचे चले गए थे, उससे पहले 2015 में जो चाइनीज मंदी हुई थी तो $20 पे चले गए थे। इस बार मंदी होकर भी हम शायद $50, $60 पे जाएंगे, और ऊपर में शायद हायर हाइज बनाएंगे। तो आप ऑयल ट्रेडर हैं तो आपको लंबा टैंक में रख करके रखना चाहिए, लेकिन अगर आप 6-12 महीने का व्यू ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऑयल इतना बड़ा इशू इंडिया के लिए नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन बड़ा इशू है, बाकी सब चीजें इंडिया में काफी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, वैल्यूएशन 2 सालों बाद में अब ठीक लगने लगी हैं,
ऑफ कोर्स ग्रोथ रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद हम बेहतर होंगे अगले एक साल के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्लो डाउन नहीं होने वाला जितना यूएस यूरोप में हो रहा है। जी, वेरी क्विक कमेंट आपका इस पे, फिर मुझे ब्रेक। सो जो मनीष जी ने कहा और सुनील जी के क्वेश्चन का आंसर भी वही है कि फॉर ऑयल टू राइज अबव 100 वी नीड अ वेरी बुलिश इकोनॉमी, जो अभी यूरोपियन यूनियन नहीं दिख रहा है, मोस्ट नोटेबली चाइना स्लो डाउन में जा रहा है और यूएस उसको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से बैलेंस कर रहा है। बट एक और पॉइंट ये है कि यूएस इज सॉफ्टली ओवरलुकिंग द ईरानियन फ्लो ऑफ एंड रशियन फ्लो ऑफ ऑयल इनटू द मार्केट, तो उससे कोई सप्लाई डिमांड का मिसमैच नहीं है और ऊपर से ग्लोबल ग्रोथ के कोई टेलविंड्स नज़र नहीं आ रहे, तो इससे ऑयल चेक में है। बट इट विल कम बैक ओनली व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी रिसर्चेस, अदरवाइज नहीं। तो ये तो इस बारे में बात हुई ऑयल की। इलेक्शंस, आई थिंक द इंटरनेशनल मार्केट मोर और लेस बिलीव्स नीरज जी के, और इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया तकरीबन कह रहा है कि मोदी विल, आई थिंक मैं वो जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, जो वो चाहते हैं मोदी जी के ना जीते, वो भी अब कह रहे हैं कि वो जीत तो जाएंगे। तो आई एम लिसनिंग टू ऑल द जर्नलिस्ट एंड ऑल, अगर वो भी जैसे वो होता है ना कि लास्ट अगर वो भी कह रहे हैं जीत जाएंगे तो फिर जीत ही जाएंगे, राइट? तो दैट्स दी, सो इंटरनेशनल मार्केट इज बिलीविंग दैट मोदी विल गेट अ थर्ड टर्म एंड आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ गुड फॉर द मार्केट्स, राइट? एटलीस्ट वी नीड अ कंटिन्यूटी, राइट? वॉर के बारे में प्रेडिक्शन देंगे नहीं नीरज जी को कि वो अपना एनालिसिस होता नहीं है। एक बार हम भूल कर चुके हैं कि वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन वॉर, मैंने भी कह दिया और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो व्हाट आई हैव लर्नड इज कि जो एनालिसिस खुद का नहीं है उस पे उसको वहीं पे रहने दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दो चीज़